वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपनी रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जा रहे हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब और वायुमंडलीय दाब क्या होता है। इससे पहले हमने फोर्स एंड मोशन पढ़ा, वर्क एंड एनर्जी हमने पढ़ लिया, और आज हम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अपने सिलेबस का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए, जो बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि मैम सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी करा दीजिए, आप यकीन मानिए, आप अगर ये वाली साइंस की वीडियो देखते हैं और उसके बाद यूपी टेट का पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 70 to 80% क्वेश्चन सब इसी तरह से होते हैं। क्योंकि आप चाहे राजस्थान टेट की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, किसी भी टेट की बात कर लें, सबका ऑलमोस्ट साइंस का सिलेबस सेम ही है। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अलग से और कुछ सीरीज़ करा दूंगी, उसके लिए कोई परेशान नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और समझते हैं क्या होता है प्रेशर, दाब। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फोर्स जिसको हम हिंदी में बल बोलते हैं, और एक होता है प्रेशर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फोर्स जो होता है ना, जो बल होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में लगता है। जैसे अगर मुझे कोई बॉक्स है एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है तो मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया। हो सकता है उस बॉक्स को मुझे ऊपर उठाना हो तो मैंने नीचे से फोर्स लगाया, है ना। उस बॉक्स को हो सकता है मुझे इधर से उठाना है, टेढ़ा उठाना है, मतलब मैं किधर से भी उस पर क्या हो सकता है, बल लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो वो तो आपका सिंपल क्या कराएगा, जब मैं किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं उसको धकेल रही हूँ, उसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, तो वो तो आपका फोर्स है, बल है। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर परपेंडिकुलर, लंबवत, ऊपर से सीधा या नीचे से सीधा, कहने का मतलब जब मैं परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगी, उसको धकेलूंगी या उस पर कुछ भी मैं उसकी पोजीशन में चेंज करूंगी, परपेंडिकुलर उस पर बल लगाऊंगी, तो वही फोर्स आपकी क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट का एरिया है, क्षेत्रफल है, और जब इस एरिया पर मैं परपेंडिकुलर, सीधे ऊपर की तरफ से परपेंडिकुलर लंबवत फोर्स लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ, तो वही मेरा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। और प्रेशर हमेशा लंबवत, परपेंडिकुलर कार्य करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कूली होते हैं वो अपने सिर पर बोझा उठाते हैं, है ना। तो वो जो बोझा उठाते हैं वो उनके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर जो है फोर्स लगा रहा होता है, और वही क्या होता है उस समय, प्रेशर होता है, क्योंकि वो लंबवत कार्य कर रहा है किसी क्षेत्रफल पर, किसी एरिया पर। अब इसकी डेफिनेशन देखें, यदि किसी सतह या क्षेत्रफल पर उसके लंबवत कोई बल, आकार या कार्य करता है उसके एकांक क्षेत्रफल पर, तो वही जो बल है उस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही हम दाब कहते हैं। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इस एरिया में जितना फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, लंबवत लग रहा है, वही क्या है, यहाँ पर प्रेशर है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो आप लगा रहे हैं और जिस एरिया में आप वो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जिस क्षेत्रफल में, वही आपका प्रेशर है। और प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर भी और एरिया पर भी। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना ज़्यादा बल होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन ये एरिया क्षेत्रफल के उल्टा काम करता है। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इसीलिए तो क्या करता है, जो कुली होता है वो अपने सिर पर एक कपड़ा बांध लेता है, ताकि जो उसका एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाए। और एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर जो है, जो ऊपर से लग रहा है परपेंडिकुलर, वो कम हो जाता है। और इसीलिए जो चाकू होता है, नाइफ होता है, वो आपने देखा होगा, उसकी जो धार होती है वो बहुत पतली होती है। तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो हम कम कर देते हैं, क्षेत्रफल हम कम कर देते हैं, ताकि जो प्रेशर है वो बढ़ जाए और जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आसानी से कट जाए। तो समझ में आया, प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर भी और एरिया पर भी। जितना ज़्यादा फोर्स, बल होगा, उतना ही प्रेशर होगा, उतना ही दाब होगा। लेकिन जितना ज़्यादा एरिया होगा, उतना ही प्रेशर, जो दाब है, वो कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो सेंटेंस में फ्रेम कर कर ये बात आपसे पूछी जा सकती है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है वो है इसके एसआई मात्रक, जो इसका यूनिट होता है आपका प्रेशर का, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स अपॉन एरिया होगा। न्यूटन का मात्रक फोर्स बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका मात्रक एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल, जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एसआई। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की यूनिट होती है, वो होती है आपकी पास्कल। इसके अलावा याद रखना है, ये भी आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। और हर वीडियो में मैंने समझाया है, चाहे वर्क एनर्जी हो चाहे पावर हो, कि कौन सी आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बार मैं बाद में भी सारा बता दूंगी कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो दाब है, ये जो प्रेशर है, याद रखिएगा, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी आपकी अदिश राशि ही होती है। ठीक, देखिए, प्रेशर का एक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, वो क्या होता है? बैरी होता है। तो इस तरह से जो प्रेशर है, जो दाब है, उसके 3 यूनिट होते हैं। एक तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा यूनिट होता है इसका पास्कल, और तीसरा यूनिट होता है इसका बैरी। और ये भी याद रखेंगे, जो प्रेशर है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि क्यों ये कहा जाता है, जो एक पर्सन दलदल में, दलदली क्षेत्र होता है, उसमें अगर कोई पर्सन फंस जाता है तो उससे लेटने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लेटने से क्या होगा, वो अपने शरीर का एरिया, जो क्षेत्रफल है, वो बढ़ा लेगा। और जब एरिया बढ़ जाएगा, तो मैंने समझा दिया है, प्रेशर वहाँ पर जो उसके ऊपर कार्य कर रहा है वो कम हो जाएगा और वो दलदल के अंदर जो है फंसेगा नहीं। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि वो लाई डाउन हो जाए, ताकि जो एरिया है वो बढ़ जाए और जो प्रेशर है वो वहाँ पर डाउन हो जाए, कम हो जाए, इस तरह से। ठीक है, देखिए, जो हमने देखा होगा, जो कील होती है वो ऊपर से तो इस तरह से उसका एरिया, जो क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा होता है, लेकिन नीचे से वो बहुत नुकीली होती है, उसका जो एरिया होता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है, वो कम होता है। और जब एरिया कम होता है तो जो दाब है, जो प्रेशर है, वो ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो कील होती है वो आसानी से जहाँ पर भी हमें उसको लगाना होता है, वो आसानी से उस सरफेस पर लग जाती है। तो ये सारा रिलेशन होता है प्रेशर का, एरिया का। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो क्या जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, क्या वो भी बढ़ जाता है? और यही क्वेश्चन रीट में पूछा गया था और ये आगे भी हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए, अगर मैं प्रेशर बढ़ा देती हूँ तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, इसको समझ लीजिए। एज द प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड सरफेस इज इंक्रीज, जैसे ही जो लिक्विड में है और मैं वहाँ पर प्रेशर बढ़ाती हूँ, तो जो एनर्जी होगी नीडेड फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल टू एक्सपैंड टू गैस फेस ऑल्सो इंक्रीज। देखिए, जो लिक्विड है, जब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ाते चले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वो 100 डिग्री पर क्या होता है, वो वेपर में बदलने लगता है, वो आपका वाष्पन होने लगता है। और जब वो पूरी तरह से वाष्पन हो जाता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा, जब हम बॉयल करते हैं तो लिक्विड हमारा भाप में बदलने लगता है ना। तो वो जो लिक्विड भाप में बदल रहा होता है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, उनको फैलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो जो प्रेशर जब ज़्यादा जा रहा है और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके लिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। हैंस अ हायर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस फेज। जब हमें लिक्विड को गैस में बदलना है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके कण हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, उनको फैलना है, उनको एक्सपैंड होना है, और जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इसीलिए फिर हमें ज़्यादा तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। और फिर क्या होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, सीधी सी बात है, वो भी बढ़ेगा, तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए जो प्रेशर होता है उसके साथ क्या होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाता है, तभी जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस में जो है वो आपका परिवर्तित होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। अब हम समझेंगे क्या होता है हमारा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, और जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो हवा की परतें जो वायु में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें जो हवा की लेयर्स हैं, वो जो एयर की लेयर्स हैं, वो जो प्रेशर लगाती हैं नीचे किसी एरिया पर, वही जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो हम इंक्रीज करते हैं या हम लगा रहे होते हैं, या किसी सब्सटेंस के थ्रू हम जो प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं, तो वो तो नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन जब एयर की जो लेयर्स हैं वो नीचे की तरफ जो प्रेशर लगा रही होती हैं किसी एरिया पर, वैसे तो पूरी अर्थ पर लगा रही हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे कि उस एरिया पर जितना प्रेशर लग रहा होगा वही ओवरऑल सब जगह लग रहा होगा। तो जब पर्टिकुलर एरिया पर जो एयर की लेयर होती हैं वो जब प्रेशर लगाती हैं लंबत, तो वही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। धरती की एक निश्चित इकाई, हम पूरी धरती तो लेंगे नहीं, हम उसका कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे या क्षेत्रफल ले लेंगे, और उस पर जो वायुमंडल की सभी परतें द्वारा पड़ने वाला दाब, उस पर जो जितनी भी लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, उस सर्टेन यूनिट पर जितना प्रेशर लगा रही हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब इसको कितना माना जाता है, इस डायग्राम से आप समझेंगे। एक एक ये सब्सटेंस लिया है, इसमें मरकरी भरी हुई है, और कितनी ऊंचाई तक भरी हुई है, 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम तक उसको भरा जाता है। और अब इस पर जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर माना जाता है कि जो वायु होती है वो नीचे की तरफ लगाती है। तो यहाँ पर ये बात लिखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह दाब होता है जो मरकरी के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। तो देखिए, ये तो पता चल गया कि जो एयर की लेयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही हैं, लेकिन वो कितना लगा रही हैं, तो उसको बताया गया है कि जब हम किसी सब्सटेंस में मरकरी भरते हैं और उस कॉलम में जितनी 76 सेंटीमीटर तक मरकरी जो भरी हुई है, और उसके बाद जो प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में भी आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह दाब है जो मरकरी के पूछा गया था कितने कॉलम के भार के बराबर होता है, तो ये मरकरी के 76 सेंटीमीटर कॉलम के भार के बराबर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो मिलीमीटर में हो जाएगा ये 760 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। और अगर इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29.92 इंच। तो इस तरह से ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जितनी ऊंचाई होती है मरकरी की 76 सेंटीमीटर तक, अगर वो किसी कॉलम में भरी है। देखिए, जो इसका एसआई यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट होता है बार। देखिए, प्रेशर का जो यूनिट था वो था पास्कल या फिर आपका बैरी, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो बार होता है। और जो एक बार होता है वो आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इसको ही हम पास्कल बोलते हैं, पीए। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं जो रीट में बन जाए। एक बार कितने के बराबर होता है, तो एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल के बराबर होता है आपका एक बार। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, इसको हम सेंटीमीटर में, जैसे लिखा था 76 सेंटीमीटर, या हम इसको इंचेस में या हम इसको मिली बार में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जो आपका वायु दाब है, या तो वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या इंचेस में या मिली बार में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों लिखे हुए हैं। देखिए, 76 तो सेंटीमीटर में होगा, और मिलीमीटर में बात करी जाए तो वो आपका 760 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर आपकी इसमें इंचेस में बात करी जाए तो ये कितना होगा, 29.92 इंचेस होगा। और अगर मिली बार में पूछा जाए तो वो 1013.25 मिली बार होगा। ये सब जब आप नोट बना रहे होंगे तो उनमें अच्छे से लिख लीजिएगा कि 76 को ही कन्वर्ट करा गया है, इंचेस में इतना होगा और आपका मिली बार में ये इतना होगा। अब जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको किस चीज़ से मापा जाता है, किससे हम उसको मेज़र करते हैं, तो वो होता है आपका बैरोमीटर। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेज़र करते हैं, तो हम वो आपके बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। और ये कुछ इस तरह का आपका बैरोमीटर होता है। अब यहाँ पर बैरोमीटर से रिलेटेड कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। व्हेन द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर फॉल सडनली, एकदम से अगर बैरोमीटर की रीडिंग गिरेंगी तो पॉसिबिलिटी होगी किसकी, थंडर स्टॉर्म की, आंधी आने की, तूफान की आने की संभावना होगी। तो क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी बार बना भी है कि बैरोमीटर में अगर एकदम से उसकी रीडिंग गिरती है तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर आंधी, थंडर स्टॉर्म आने की संभावना हो सकती है। जब धीरे धीरे जो उसकी रीडिंग है नीचे गिरती है तो वर्षा आने की संभावना होती है। व्हेन इट स्लोली फॉल डाउन देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। तो जब धीरे धीरे जो उसकी रीडिंग है, पाठ्यांक है, वो नीचे धीरे धीरे गिरेगा तो पॉसिबिलिटी होगी वर्षा की, रेन की। लेकिन जब वो धीरे से नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन स्लोली, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर डे। बिल्कुल साफ दिन होगा। अगर वो हल्का ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है बार बार, अगर इस तरह से आपकी रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब होता है आज बिल्कुल क्लियर डे होगा, साफ दिन होगा। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कौन लगा रही हैं, जो एयर में लेयर हैं, लेयर्स होती हैं वायु की, वो उस पर प्रेशर लगाती हैं नीचे की तरफ, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी, आप खुद ही सोचिए, तो ये जो लेयर हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। सपोज मैंने माना 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर हैं, तो यहाँ पर पाँचों लेयर बल लगा रही हैं, पाँचों लेयर जो है वो प्रेशर लगा रही हैं। ठीक है, बल नहीं बोलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो पाँचों लेयर इस पर प्रेशर लगा रही हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँच गई, ऊपर चली गई, तो इस समय इस पर 3 लेयर प्रेशर लगा रही हैं। तो प्रेशर ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ऊपर अगर मैं जाऊंगी, अगर मैं हाइट पर जाती हूँ तो जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे थी तो 5 लेयर मेरे ऊपर प्रेशर लगा रही थी, लेकिन जब मैं ऊपर चली गई तो मेरे ऊपर 3 लेयर प्रेशर लगा रही हैं। तो सीधी सी बात है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, अर्थ की सतह से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाता है, जिसके कारण माउंटेन पर जो खाना बनाते हैं हम, उसको बनाने में कठिनाई होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको कुकर में ज़्यादा सीटियाँ लगवानी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं वो कम प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ खाना बनने में थोड़ी आपकी देरी आती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसके बाद हम और थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से जो वायुमंडलीय दाब है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब सभी क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं होता। जैसे पहाड़ों पर अलग है, स्थल एरिया पर अलग है ना। तो ये सभी जगह सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर, एक ऊंचाई पर, हाइट पर, एक आपका टेम्परेचर, तापमान पर, और एक आपका ग्रेविटेशन पर, गुरुत्वाकर्षण पर। तो इन चीज़ों पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। हाइट पर कैसे डिपेंड करता है ये मैंने अभी समझाया। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी तो जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटता चला जाएगा, क्योंकि जो वायु की परतें होती हैं वो नीचे सबसे ज़्यादा होती हैं और ऊपर जाने पर वो कम होती चली जाती हैं। ठीक है, एज द हाइट इंक्रीज द एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द हैवी एयर लेयर रिमेन्स डाउन। जो हैवी लेयर्स होती हैं वो डाउन होती हैं और मैं ऊपर चली जाती हूँ, तो सीधी सी बात है लेयर कम हो गई हूँ, और जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाऊंगी, जो जो मेरा प्रेशर है वो आधा हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर मैं नीचे से 5 किलोमीटर ऊपर चली जाती हूँ तो उस समय जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आधा रह जाएगा। और अगर मैं 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती हूँ तो प्रेशर जो है वो 25 रह जाता है, मतलब 1/4 रह जाएगा। और लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर जो मेरा वायुमंडल दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ना के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कितने ऊंचाई पर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग 0 हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो प्रेशर है वो लगभग 0 हो जाएगा, और 11 किलोमीटर पर 25 का मतलब है 1/4 रहेगा वो। ठीक है, और इस तरह से प्रेशर कार्य करता है। और 5.4 में लगभग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका आधा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जिस स्थान पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर जो हवा गर्म होकर फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ कम वायु दाब होता है। मैं समझा देती हूँ क्या कह रहा है ये। देखिए,
हवा जितनी भारी होगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हवा भारी है तो नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाएगी वो, है ना। और अगर हवा हल्की होगी, एयर हल्की होगी, तो सीधी सी बात है ऊपर से नीचे जो प्रेशर लगेगा वो भी कम हो जाएगा। अब होगा क्या अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, जो कण हैं, वो पास पास हैं, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कण हैं, वो दूर दूर हो जाएंगे हवा के, और जिसकी वजह से हवा जो है वो हल्की हो जाएगी। और जब हवा हल्की हो जाएगी, जो प्रेशर है वो सीधी सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम लगेगा। तो याद रखिए टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो जो हवा में जो कण हैं वो फैल जाते हैं, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, दूर दूर हो जाएंगे, है ना। जब उनको हीट करेंगे, जो कण पास पास थे वो दूर हो गए, वो फैल गए, और जिसकी वजह से वो हल्के हो जाएंगे। और हल्के होने की वजह से जो आपका वायु दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। रटने जैसा कुछ नहीं है, समझ में आ गई बात तो कभी नहीं भूलेंगे। एट द प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट हीटेड एंड स्प्रेड, ड्यू टू विच देयर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। देखिए, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ हवा का घनत्व, जो हवा की डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर करती है डेंसिटी, जो घनत्व होता है। जब हवा भारी होगी, उसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर प्रेशर जो है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये यही कह रहा है, जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर लो होगा, तो जो एयर की डेंसिटी है, हवा का घनत्व है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो भारी हो जाएगी, और जो प्रेशर है वो भी आपका हाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर पूछा जाए गर्मियों में प्रेशर एटमॉस्फेरिक ज़्यादा होगा या ठंड में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो गर्मियों में हवा, सीधी सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा है तो हल्की होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। लेकिन ठंड के समय पर जो डेंसिटी होगी हवा की वो भारी होगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो आपका ज़्यादा होगा। समझ में आ गई। देखिए, जो भूमध्य रेखा होती है, जो आपका इक्वेटर होता है अर्थ में बीच में, वो वहाँ पर लगभग जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 25-23 अप्रॉक्स इतना रहता है वहाँ पर। मुझे सही से एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितना है, 25 प्लस ही रहता है नॉर्मल, मतलब हीट अच्छा खासा, मतलब गर्म टेम्परेचर रहता है आपका इक्वेटर पर। इक्वेटर पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सूर्य, क्योंकि सूर्य की यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सन की रेज होती हैं, वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपका ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वो हल्की हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो जो वायु दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा इक्वेटर पर। तो क्वेश्चन पूछे कि इक्वेटर पर प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक या कम होता है, तो वो आपका कम होगा। लेकिन अगर मैं ध्रुवों की बात करूँ, पोल्स की बात करूँ अर्थ के, चाहे वो आर्कटिक रीजन हो चाहे आपका अंटार्कटिक रीजन हो, तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो भारी होगा, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यही सारी बात थी जो आपको प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके याद रखनी थी। इससे अगली क्लास में हम बुआंट फोर्स, क्योंकि सिलेबस में लिखा है, आप सबसे शुरू में देखेंगे जब हम सिलेबस, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये रहा, बुआंट फोर्स भी लिखा है, उत्प्लावन बल भी लिखा है। उत्प्लावन बल पढ़ेंगे जिसमें हम आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे, पास्कल के नियम देखेंगे, और प्रेशर लिक्विड में कैसे काम करता है, द्रव्य में कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे। देखिए, एक बात और सुन लीजिए, अभी 2 दिन 11 तारीख को और 12 तारीख को वीडियो नहीं आएगी। रीज़न ये है कि मेरा एनटीपीसी का जो है वो बच्चों एग्ज़ाम है, तो 2 दिन आपकी वीडियो नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो अब सीधा 13 को आएगी, जिसमें हम इसका आगे का टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करा कर दें, और उसको शेयर ज़रूर करें। शेयर रेट जो है वो बहुत घट गया है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दें, कितनी मेहनत लग रही है इनको बनाने में, है ना। और आप क्या कहते हैं, अगर सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया ना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।